अच्छा जी, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है अ, आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा विच इज़ प्रॉब्लम 3.3a। और इस प्रॉब्लम में कहता है कि विदा सर्वेइंग इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड लैंड सर्वेइंग सर्विसेज ड्यूरिंग सितंबर, इट्स ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड द फॉलोइंग। कहता है कि विदा सर्वेइंग कंपनी है और इसने जो है लैंड सर्वेइंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि कंपनी, और ड्यूरिंग सितंबर इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो कुछ इस तरह से हुई है। ट्रांजैक्शन हमें कहता है सितंबर 1 को पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 4400। तो कह रहा है कि यहाँ पे 1 सितंबर को रेंट पे किया है और रेंट की अमाउंट है 4400। ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन हम थोड़ा नीचे चले जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस में देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन में हमारे पास वो हमें क्या रिक्वायर्ड कर रहा है कि क्या बना के दें। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए इंस्ट्रक्शन में कहता है एनालाइज द इफेक्ट दैट ईच ऑफ द ट्रांजेक्शन विल हैव ऑन द सेम ऑन द फॉलोइंग 6 कंपोनेंट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ September. Organize your answer in tabular form using the column heading shown. Use I for increase and D for decrease and NE for no effect. The September 1st transaction provide for the following. ये जो पहली ट्रांजैक्शन उसने बताई है ना, पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 4400, तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो रेंट है और दूसरा पे किया है तो कैश की फॉर्म में पे किया होगा। तो एक तो रेंट इन्वॉल्व है और दूसरा कैश है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि रेंट क्या है, रेंट आपका एक्सपेंस है और जो है कैश जो है वो आपका एसेट है। तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है और कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में इसका क्या इफेक्ट होगा और इसका बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए कि रेवेन्यू में नॉट इफेक्ट लिखा, एक्सपेंसेस की हेडिंग में इंक्रीज लिख दिया, पहली सितंबर 1 ट्रांजैक्शन को एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारी जो नेट इनकम है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक तो इसका इफेक्ट ये हुआ। दूसरा बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा कि दूसरा हमने कहा कि इसमें कैश इन्वॉल्व है और कैश पे किया जा रहा है, दैट्स वाई वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एसिड में डिक्रीज कर देंगे, लाइबिलिटी में नो इफेक्ट करेंगे, और जब एसिड डिक्रीज होता है तो अल्टीमेटली हमारी ऑनर्स इक्विटी भी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये उसने इफेक्ट हमें जो है वो करके दिया है पहली ट्रांजैक्शन का। तो फिर इसी तरह हर जो ट्रांजैक्शन है उसका हम इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें यह है कि इस पार्ट को करने के लिए हम सेकेंड नंबर पे बी वाला जो है पार्ट पहले कर लेंगे, जो हमसे पूछ रहा है प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर द ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन के। सबसे पहले वो कह रहे हैं हमें कि इसकी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो पास करके हमें दें। और थर्ड नंबर पे कह रहा है कि 3 of the September's transaction involves cash payment, yet only one of the transaction is recorded as an expense. Describe 3 situations in which a cash payment would not involve recognition of an expense. कहता है कि तीन जो है सितंबर की ट्रांजैक्शन में तीन ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि कैश पेमेंट की हुई है, ठीक है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड किया गया है, बाकी दो को जो है वो नहीं रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। तो बताएं कि वो कौन सी ऐसे सरकमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें जो है कैश पेमेंट तो हम करें लेकिन उसको हम एक्सपेंस ट्रीट नहीं करें, ठीक है। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन में तीन चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड कर रहा है, लेकिन इसको करने के लिए हम सबसे पहले बी वाली जो रिक्वायरमेंट है इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसमें जर्नल एंट्री पास करनी है, 1 बाय 1 हम इस ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और फिर हम इसकी जर्नल एंट्री जो है वो पास करेंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन कहता है कि सितंबर 1 को पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 4400। तो रेंट हमारा जो है वो क्या है, रेंट इज एक्सपेंस फॉर द कंपनी, क्योंकि ये हर महीने जो है वो पे किया जाता है और बार बार इनकर होता है, इसलिए ये
एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसकी हम एंट्री पास कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने डेट का कॉलम बनाया, फिर जनरल जर्नल बनाया, फिर उसके बाद डेबिट लिखा एंड देन क्रेडिट लिखा। ये 4 कॉलम्स बना लिए, ठीक है। अब डेट में हमने क्या करना है, डेट में September 1 डेट डालनी है, ठीक है। और अब जर्नल एंट्री में रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंट एक्सपेंस एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा और इसके बदले में कैश पे किया है तो कैश में कमी हो रही है। दैट्स वाई जब एसेट में कमी होती है तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो 4400 से हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब हम बात करते हैं एंट्री नंबर 2 की, विच इज September 3। तो इसमें कह रहा है बिल्ड फाइन लाइन होम्स 5620 फ्रॉम सर्वेइंग सर्विस, द एंटायर अमाउंट इज ड्यू ऑन बिफोर September 28, ठीक है। कहता है कि ये जो एक फाइन लाइन होम्स है, ठीक है, उसने सर्वे सर्विसेज ली थी हमसे, क्योंकि हमारी कंपनी का जो काम है वो यही है, सर्वे सर्विसेज देना, ठीक है। तो सर्वे सर्विसेज ली थी तो हमारी कंपनी ने 5620 की जो है वो बिल बना के दिया और जो पूरे की पूरी अमाउंट है, ठीक है, वो 28 सितंबर से पहले पहले हमें जो है वो रिसीव हो जाएगी। अभी हमें रिसीव नहीं हुई है। देखिए, जब हम किसी को सर्विसेज देते हैं तो उसके बदले में हम कैश रिसीव करते हैं, ठीक है। अगर कैश रिसीव नहीं करते हैं तो हमारा वो रिसीवेबल हो जाता है, यानी फ्यूचर में रिसीव करेंगे तो वो रिसीवेबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी September 3 को, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट एंड सर्वेइंग रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। आपको पता है कि रेवेन्यू जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो सर्वेइंग रेवेन्यू आपका क्रेडिट हो जाएगा और इसके बदले में आपको कैश रिसीव नहीं हुआ, बल्कि फ्यूचर में 28 सितंबर से पहले पहले रिसीव हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम इसको अकाउंट रिसीवेबल से डेबिट कर देंगे और यहाँ पे नरेशन पास कर देंगे कि रिसीव्ड रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू इज़ रिसीवेबल। आप इस तरह से भी इसकी नरेशन पास कर सकते हैं कि रेवेन्यू इज़ रिसीवेबल बिफोर September 28। इस तरह से नरेशन आप पास कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की, विच इज़ September 9। कहता है प्रोवाइड सर्वेइंग सर्विसेज टू द सनसेट रिज डेवलपमेंट फॉर 2830, द एंटायर अमाउंट वाज कलेक्टेड ऑन दिस डेट। अब यहाँ पे है कि एक और कंपनी है जिसका नाम सनसेट रिज है। अब हमने इसको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की है और इसकी सर्विसेज की अमाउंट थी 2830 और पूरे का पूरा हमने जो है वो कैश कलेक्ट कर लिया है। अब हमने इस एंट्री में September 9 डेट डालनी है। तो जब भी हम कोई सर्विसेज देते हैं तो सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट हो जाता है और इसके बदले में जब हम कैश रिसीव कर लेते हैं तो कैश डेबिट हो जाएगा 2830 से, ठीक है। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि हमने 3 सितंबर को एक पर्सन को सर्विसेज दी थी, लेकिन इसके बदले में कैश वसूल नहीं हुआ, फ्यूचर में वसूल होगा। तो हमने जो है यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सर्वेइंग रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया था। लेकिन जब आप ये जो दूसरी कंपनी थी सनसेट रिज, इसको हमने सर्विसेज दी और उसी वक्त हमने कैश वसूल कर लिया, तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट एंड सर्वेइंग रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा और आप जो है नीचे नरेशन पास कर देंगे कि रिसीव्ड रेवेन्यू इन कैश, यानी कि कैश के फॉर्म में आपने रेवेन्यू को रिसीव कर लिया है। After that, we have September 14, and in this entry, the author said placed an newspaper advertisement in the daily item to be published in the September 20 issues. The cost of the advertisement was $165. Payment is due in 30 days. कहते हैं कि अब हमने एक न्यूज़ करने वाली कंपनी है जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने कहा था और पब्लिश करने के लिए 20 सितंबर को, और वो इशू हो गई है। अब उस एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है वो $165 की है और ये पेमेंट जो है वो 30 डेज बाद ड्यू हो जाएगी। अब बात ये है कि
एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कहा है, तो एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्या है? कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है और अभी पेमेंट नहीं की, पेमेंट जो है वो 30 डेज के बाद की जाएगी, ठीक है। तो अब जो है आप यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। अगर आप अभी कैश पे कर देते तो आपने एंट्री पास करनी थी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट, जैसे कि ऊपर इस एंट्री में आपको नजर आ रहा है कि ये आपने एक्सपेंस किया और उसके बदले में कैश पे कर दिया, तो आपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। लेकिन यहाँ पे इस एंट्री में ये है कि अगर आप कोई एक्सपेंस करते हैं, आपकी कंपनी कोई एक्सपेंस करती है लेकिन पेमेंट वो फ्यूचर में करेगी, तो आप एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर देते हैं। और आप नीचे नरेशन मेंशन कर देंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ड्यू, कि अभी वो ड्यू हो चुका है। अब हम बात करते हैं सितंबर 25 को। तो सितंबर 25 में कहता है रिसीव अ चेक फ्रॉम 5620 फ्रॉम फाइन लाइन होम फॉर द अमाउंट बिल्ड ऑन सितंबर 3। कहते हैं ये जो सितंबर 3 को हमने जो है वो अकाउंट रिसीवेबल करना था ना, अब उस बंदे से हमें जो है 5620 का चेक रिसीव हो चुका है, अब हमें पेमेंट वसूल हो चुकी है। तो जब भी अब हमें अपने अकाउंट रिसीवेबल से पेमेंट वसूल होती है तो इसकी हम एंट्री पास करते हैं, डेट में डेट डालेंगे सितंबर 25, एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे और हम नरेशन मेंशन कर देंगे रिसीव चेक एट अमाउंट रिसीवेबल ऑन सितंबर 3, कि जो अमाउंट 3 सितंबर को ये वाली 3 सितंबर को ये जो अकाउंट रिसीवेबल था, ठीक है, अब उस बंदे से हमें कैश रिसीव हो रहा है तो कैश डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। तो हमेशा जब भी हमने अपने रिसीवेबल से पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है, तो हमेशा हमारे पास एंट्री पास होगी कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हम अगली एंट्री पास करते हैं ऑन सितंबर 26 प्रोवाइड सर्वेइंग सर्विसेज टू द टॉमस्पन excavating company for $1890 with the collected 400 cash and with the balance due in डेज 30। कहते हैं कि अब हमने ना एक सर्वेइंग सर्विसेज दी हैं टॉमस्पन को और कंपनी को, और दी हैं हमने 1890 की, जिसमें से विदा ने जो है वो 400 रुपया जो कैश है वो कलेक्ट कर लिया है और जो बाकी बैलेंस है वो बाद में कलेक्ट करेगी, यानी बाद में उसका अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी हमारे पास जो जर्नल एंट्री होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है ये हमारे पास एंट्री आ जाएगी कि जब भी हम कैश रिसीव करेंगे और कुछ उधार कर देंगे तो हमारे पास एंट्री आ जाएगी कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सर्वेइंग सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है। ये मैंने कॉलम यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, आपने ये कॉलम ड्रॉ कर लेने हैं। ये डेट का कॉलम होगा, जनरल जर्नल का कॉलम होगा, डेबिट का कॉलम है एंड क्रेडिट का कॉलम है, ठीक है। तो आपके पास एंट्री पास हो जाएगी कि आपने सर्वेइंग रेवेन्यू जो है सर्विसेज दी हैं और उसके बदले में 400 रुपया कैश कलेक्ट किया है और बाकी रिसीवेबल हो गया है। तो सर्वेइंग सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट विच इज़ 1890 और इसके बदले में जो कैश रिसीव हो रहा है 400 वो डेबिट हो जाएगा। 1890 में से 400 माइनस कर देंगे तो बाकी 1490 आ जाएगा, ये आपका अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा और आप नरेशन में पास कर देंगे प्रोवाइड सर्विसिंग रेवेन्यू। इसके बाद आपके पास अगली एंट्री पास होती है सितंबर 29 की और वो कहता है सेंड अ चेक टू द डेली आइटम इन फुल पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटी इनकर ऑन सितंबर 14। ये जो 14 सितंबर को ये जो लाइबिलिटी थी, ठीक है, अब हमने चेक भेज दिया है और पूरी की पूरी लाइबिलिटी अदा कर दी है। तो जब भी हम अपनी लाइबिलिटी को पे करते हैं तो हमारे पास जर्नल एंट्री होती है अकाउंट्स पेएबल डेबिट और कैश जो है वो क्रेडिट, ठीक है। तो अकाउंट्स पेएबल को हमने $165 से प्रेजेंट कर देना, डेबिट कर देना है और चेक को जो है वो क्रेडिट कर देना है। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखी है, तो ये मैंने 165 कहाँ से ले लिया है, तो उसने कहा है कि 14 सितंबर को जो एंट्री हुई थी, तो 14 सितंबर को जो एंट्री है ये है और $165 की थी और हमने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली थी। अब इसी लाइबिलिटी को हम पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए एंट्री पास हो जाएगी अकाउंट्स पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, और यहाँ पे नरेशन हम पास कर देंगे पेज
लाइबिलिटीज। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो एंट्री है विच इज सितंबर 30, और इसमें कहता है डिक्लेयर एंड पेड $7600 कैश डिविडेंड टू द कंपनी स्टॉक होल्डर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डिक्लेयर हुआ है और साथ में पेड भी कर दिया गया है, तो दिस इज द की वर्ड पेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं, और डिविडेंड किसी भी कंपनी के लिए एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, और जो एक्सपेंस होता है हमेशा वो डेबिट जो है वो कंसीडर होगा। ठीक है, तो इसमें हम जर्नल एंट्री जो है वो पास कर देंगे, डिविडेंड डेट डालेंगे सितंबर 30, डिविडेंड्स जो है वो डेबिट 7600 से, और कैश जो है वो क्रेडिट 7600 से। हम यहाँ पे नरेशन पास कर देंगे, पेड कैश डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है ये एंट्री पूरी हो जाती है, और इसमें ये है कि जब भी आपके पास डिविडेंड की एंट्री आएगी आपने हमेशा यही एंट्री पास करनी है, डिविडेंड डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, तो दीज वर द जर्नल एंट्रीज जो कि वन बाय वन हमने इसको पढ़ा एंड इसका जो है वो ट्रीटमेंट हमने किया है। अगर किसी को नहीं समझ आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो जो एंट्री आपको नहीं समझ आई है यू कैन आस्क। अच्छा जी, बताएं कि आप लोगों को समझ आई है कोई ऐसी एंट्री जो कि कंफ्यूज कर रही हो। ये कुछ एंट्रीज हैं, अगर आप कंसेप्ट वाइज इसको पढ़ते हैं तो फाइन, अगर नहीं है तो एटलीस्ट याद कर लें कि हमेशा डिविडेंड के लिए यही एंट्री पास होगी। अगर हम अपनी लाइबिलिटी को पे करते हैं तो ऑलवेज जो है अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर हम एक रेवेन्यू अर्न करते हैं जिसमें कुछ हम पैसे रिसीव कर लेते हैं और कुछ रिसीवेबल हो जाता है तो उसके लिए हमेशा जो है वो एंट्री यही पास होगी, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सर्वेइंग सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। ठीक है, तो आई हैव लेस देन 1 minute टू एंड दिस सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क स्टूडेंट। समझ आई है भाई? कोई तो रिस्पॉन्ड कर